नमस्कार दोस्तों, अगर आप झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 देने जा रहे हैं और आपने ज्योग्राफी के इन क्वेश्चंस को नहीं देखा तो 100% आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ज्योग्राफी के 5 नंबर वाले यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इवन मैं उनको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कैसे उनके आंसर को लिखना है। आप उनको तैयार अभी से कर ले क्योंकि अभी टाइम है, अदरवाइज आप समझिएगा आपका काम समझेगा। फिलहाल बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है काफी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए इसमें। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों, ध्यान देना 3 भौतिक कारकों को बताना है। तो ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। आपको बता दूं, अगर ऐसे बच्चे जो फेल होने की कागार वाले हैं तो वो बस इतना ध्यान रख लो, आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। बस इसमें 3 भौतिक कारक बोल दिया तो उन 3 भौतिक कारकों को आपने वहां लिख देना। अगर तीनों को भी लिख दिया तो आपको 3 से 4 नंबर 100% मिलेगा ही। आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो, डजेंट मैटर, फिर भी नंबर मिलेगा। क्या याद रखना है, चाहे टॉपर हो तो उनको भी याद रखना है, सिर्फ इन्हीं 3 भौतिक कारकों को। श्रमिकों की उपलब्धता पहली, बाजार की पहुंच दूसरा, और तीसरा है सरकारी नीतियां और समर्थन। तो ये आपको औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक हैं। तो इनका आपने जिक्र वहां कर देना है, इतना याद रखना है। बाकी आपको स्क्रीन पे सामने चीजें दिख रही हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को आप वहां पे आसानी से लिख सकते हो। अभी आप इसका नोट्स बना करके रख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट बना करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सुपर डुपर क्वेश्चन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों या फिर ऊर्जा साधनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो भाई जाहिर सी बात है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो अक्षय होते हैं, यानी जो कभी समाप्त नहीं होते और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल होते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इन स्रोतों के नाम जरूर हम ध्यान रखें, इनका जिक्र हमको करना है, टू दी पॉइंट लिखना है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिखना है। जितनी बातें, जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत लिमिटेड होते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि गैर परंपरागत अक्षय होते हैं और पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ताप विद्युत, जल विद्युत, ये सब चीजें परंपरागत ऊर्जा सोर्सेस है ऑफ एनर्जीज है। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अच्छा, इतना नहीं याद है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इतना तो याद ही रहेगा। तो हमारे कमजोर बच्चे इतना भी लिख करके आ जाएंगे, डजंट मैटर, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर देखो, उपलब्धता के आधार पर, पर्यावरण और पर्यावरण पर प्रभाव के आधार पर, और उपयोग के आधार पर 3 अंतर यहाँ बताए गए हैं, जो कि मच बेटर रहने वाले, एकदम सटीक सटीक आंसर आपको लिखने के लिए। उपलब्धता के हिसाब से देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत सीमित है, जबकि और ये तेजी से खत्म हो रहे हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, अक्षय है, यानी खत्म नहीं हो सकते। अच्छा, पर्यावरण पर प्रभाव कैसा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कम प्रदूषण फैलाते हैं, सीधी सी बात है। और उपयोग के आधार पर कहें तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल उद्योग, परिवहन और घरेलू कार्यों में होता है, राइट। तो अब बात करते हैं उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। सुपर डुपर क्वेश्चन, एक से बढ़कर के एक रहने वाला है डियर, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अदरवाइज आप समझिए आपका काम समझे। देखिए, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं होता है, अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल में वेस्ट जल है और ध्वनि, ये सब पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इनसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण होता है। अब एक एक करके इनका जिक्र कर देना है, बस अननेसेसरी कुछ नहीं लिखना है डियर। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए, वायु प्रदूषण क्या, कारखानों की जो चिमनियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी आप वायु प्रदूषण लिख रहे हो तब आप 3 गैसों का जिक्र जरूर करें, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और तीसरी गैस है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। यही 3 विषैली गैसों का इनका जिक्र आपने वायु प्रदूषण में जरूर करना है। अगर आप इसका जिक्र कर देते हो तो 100% आप 1 नंबर से 2 नंबर यहीं पे आप गेन कर लोगे। अब बात करते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के लिए सबसे जो खास है वो उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है, यानी गंदा जल है, नदियों और तालाबों में छोड़ा जाता है, इससे जल प्रदूषण
होता है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। देख रहे हो एकदम टू दी पॉइंट, पिन पॉइंटेड। अगर इतना आपने सुन भी लिया है तो 100% लिख करके आओगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ध्वनि प्रदूषण कैसे? कारखानों के मशीन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। इनसे श्रवण अक्षमता या फिर उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ज्यादा देर तक अगर आप ध्वनि में रहते हैं, ज्यादा शोर शराबे वाली जगहों पर रहते हैं, तो आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और बेचैनी जैसी समस्याएं आने का खतरा रहता है ध्वनि प्रदूषण से। अच्छा, अब बात करते हैं तापीय प्रदूषण, यानी कि जो ताप के कारण क्या प्रदूषण हो रहा है। जैसे थर्मल प्लांट से गर्म पानी सीधे नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे तापीय प्रदूषण होता है। इससे जल में रहने वाले जीवों को नुकसान होता है। ये चीज हम समझ सकते हैं तापीय प्रदूषण से। अच्छा, अगर तापीय प्रदूषण नहीं भी लिखोगे, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है डियर, आप फिर भी नंबर लेकर के आओगे। अब बात करते हैं अगला टॉपर सुपर डुपर क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति। अब हमारे झारखंड के बच्चे साफ साफ समझ रहे होंगे, चावल की खेती के लिए तो काफी सारी चीजें। सबसे मेन मेन क्या खास बात? पहली तो जलवायु, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद वर्षा, उसके बाद मिट्टी और सिंचाई। इनको आपने जिक्र कर देना है। आपको निश्चित ही आपने बस ये पॉइंट याद रखने हैं, जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी और सिंचाई। अब जैसे जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो चावल की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है, याद रखना। राइट, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, इसको याद रखना है। तापमान कैसा होना चाहिए चावल की खेती के लिए? 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर होता है मच बेटर होता है डियर, ये एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, वर्षा कैसी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होने चाहिए। जिस इलाके में इतनी वर्षा हो रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, इस वहां पर चावल की खेती अच्छी होगी। अच्छा, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो भाई दोमट मिट्टी मच बेटर होती है और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त। यानी दो मिट्टी, जो दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, इन दोनों में जबरदस्त चावल की खेती होती है। और सिंचाई कैसी होनी चाहिए? इसके लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, यानी पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो बस इतना ही जिक्र आपने करना है, इतना याद रखना है। तापमान कितना चाहिए चावल की खेती के लिए? 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा कितनी चाहिए? 100 से 200 mm चाहिए। राइट, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक्चुअली ये मिलीमीटर होना चाहिए। राइट, इसको सही कर लेना, सेंटीमीटर बहुत होता है डियर, ये mm। राइट, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सुपर डुपर हिट। राजस्थान के अर्ध शुष्क मतलब जो आधा शुष्क, शुष्क मतलब सूखा क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, इसकी व्याख्या करनी है, यानी एक्सप्लेन करना है। तो जाहिर सी बात है, वहां राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए छत वर्षा जल संग्रहण तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। करते क्या है, इस तकनीकी में घर की जो छतें होते हैं उनसे गिरने वाले पानी को भूमिगत टैंकों में जमा कर दिया जाता है, जिसे हम लोग वहां पे टांका बोलते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? वहां पे टांका बोला जाता है, याद रखना। इन टैंकों में पीने का पानी रखा जाता है। इस तकनीकी का इस्तेमाल खासतौर पर बीकानेर, फालोदी, बाड़मेर, अगर ये नाम भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीकानेर तो बड़ा सिंपल सा है, बाड़मेर बहुत सिंपल सा है, इतना याद रख सकते हो। इस तकनीकी में घरों की ढलान वाली छतों से पाइप के जरिए पानी टैंकों में पहुंचा देते हैं। सिंपल सा लिखना है बस, टैंकों का आकार बड़े कमरे जितना हो सकता है। बारिश का पहला पानी इकट्ठा नहीं है, क्योंकि वो बहुत गंदा होता है और इससे छत पाइपलाइन साफ होते हैं। टैंकों में जमा पानी को अगले साल के मौसम तक रखा जाता है और इस पानी को पालर पानी कहा जाता है और इसे प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध जल होता है, तो आंसर होगा वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन सुपर डुपर डियर, आपदाओं के समय सैटेलाइट आधारित संचार के सर्वोत्तम साधनों यहाँ ध लिखिए, साधनों में से एक है। आधारित संचार के सर्वोत्तम साधनों में से एक है, विवेचना इसकी करनी है। तो बिल्कुल आंसर लिखना है हाँ, आपदाओं के समय सैटेलाइट आधारित संचार का एक बेहतरीन विकल्प है। यह आपदाओं से प्रभावित नहीं होता और दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। तो इतना आपने लिखना है। उसके बाद इसके फायदे क्या हैं वो लिख देना है। यह दफन केबल यानी कि जो अंडरग्राउंड केबल के हिसाब से सेल टावर जैसे बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं होता है। यह डायरेक्टली बिना किसी केबल के सीधे कनेक्ट हो सकता है। यह आपदाओं से प्रभावित नहीं होता। अगली क्या खास बात, यह दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
यह आपदाओं की बेहतर योजना और प्रबंधन में मदद करता है और यह आपातकालीन बचाव और राहत में मदद करता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। सैटेलाइट आधारित संचार में ये चीजें शामिल होती हैं। संचार उपग्रह, क्या क्या चीजें लगती हैं? तो संचार उपग्रह, भूमापन और नियंत्रण स्टेशन, संचार पृथ्वी स्टेशन और उपग्रह संचार टर्मिनल, इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं अगले सुपर क्वेश्चन में, प्राथमिक उपचार के 3 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा। अब ये 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनको आपको याद रखना है। किसका? प्राथमिक उपचार के 3 प्रमुख उद्देश्य। जीवन बचाना पहला उद्देश्य, दूसरा है स्थिति को और खराब होने से रोकना और तीसरा है रिकवरी में मदद करना। ये 3 उपचार, इन 3 प्रमुख उद्देश्यों को आपने याद रखना है। इन तीनों को ही, सिर्फ इन तीनों का नाम ही लिख दिया आपने तो 100% 3 से 4 नंबर आपका फिक्स है। 5 तो 5 नहीं देगा, ये थोड़ा सा और लिखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, ये लक्ष्य प्राथमिक चिकित्सा के मूल में अंतर्निहित है। ये हमें आपातकालीन स्थितियों में क्या करना है इसका मार्गदर्शन करते हैं। इन लक्ष्यों को समझना सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक कौशल में बदल देता है जो जीवन बचा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला सुपर क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तो क्या कदम, वृक्षारोपण करिए, सीढ़ीनुमा खेती करिए, बांध बनाइए, पशुओं की चराई को नियंत्रित करो यानी कंट्रोल करो, समोच्च जुताई करें, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस ऑप्शन को काट दें, जल संरक्षण करें, खनन पर नियंत्रण करें और स्थानीय लोगों को मृदा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करें। दैट्स इनफ योर आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन है डियर, बहुउद्देशीय यानी मल्टीनेशनल परियोजनाएं जो होती हैं उनसे होने वाले लाभ को लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला लाभ क्या है, बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, पहला लाभ। अगला है, इनसे जिन क्षेत्रों में जल की कमी है वहां पर जल की आपूर्ति की जा सकती है, दूसरा लाभ। तीसरा है कि इन परियोजनाओं से जल विद्युत का उत्पादन होता है, ये तीसरा लाभ, राइट। और जो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता है। अब बात करते हैं और भी चीजें। चौथा लाभ क्या है, इनसे बांध जल सिंचाई के लिए उपयोगी होते हैं, राइट। परियोजनाओं के जो बांध होते हैं वो जल सिंचाई के लिए उपयोगी होते हैं। अगला देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में संग्रहित किया गया जो जल होता है वो जन सामान्य के लिए उपयोगी होता है। इन योजनाओं के आसपास का क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और इन परियोजनाओं से मछली पालन, नौकायन, अन्य कई उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि मेरे रिकमेंडेशन में है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करो। तो देखिए इसका भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण ने कई तरह के प्रभाव डाले हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के प्रभाव हैं। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, तो पहला है, वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को व्यापारिक कृषि को ले गया है, कृषि को ले गया है, यहाँ लिखो गया, राइट। और दूसरा क्या है भाई सकारात्मक, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा, राइट। उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल और सुधरी बीजों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ी है। अगला, कृषि उत्पादों का विदेशी व्यापार बढ़ा है। अगला, कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किया गया है। और अगला, खाद्य प्रसंस्करण के लिए कई उद्योग स्थापित हुए, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हुआ। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि भाई वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसानों को उत्पादों को लागत मूल्य नहीं मिल पाता जो चाहिए। दूसरा क्या है, विदेशी उत्पादों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है वो स्थानीय किसानों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तीसरा कि वैश्वीकरण ने खेती के तरीकों और ग्रामीण रोजगार में सामाजिक परिवर्तन कर दिए हैं। और चौथा, रासायनिक इनपुट के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरणीय परिणाम भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपदा प्रबंधन को के नियंत्रण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? तो भाई देखो, केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के लिए क्या करती है, वित्तीय सहायता करती है, नीतियां बनाती है, और क्या करती है, जिम्मेदार संस्थाओं का गठन करती है, और क्या करती है, जरूरी योजनाओं को मंजूरी देती है। जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप उतना उतना लिख दोगे जबरदस्त हो जाएगा। जरूरी दिशा निर्देश बनाती है, जरूरी क्षमता निर्माण करती है, और क्या, जरूरी जन जागरूकता बढ़ाती है, और क्या करती है, जरूरी राहत और पुनर्वास प्रदान करती है। इन जो अंडरलाइन कीवर्ड्स हैं इनको ही आप ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। और ये रहा हमारा सुपर 12 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? तो भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर इन्हें भूतुल्य उपग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह है। यह विषुवतीय कक्षा में स्थापित होता है और आकाश में एक जगह स्थिर दिखाई देता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हैं ये 5 नंबर का आता है, अरे भाई बिल्कुल आता है और इतना छोटा ही लिखा जाता है। ये इतना हो गया आपका 3 नंबर का आंसर। और उसके बाद एकदम देखिए क्यों, क्योंकि ये एकदम टू दी पॉइंट है। इनके किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख, तो दो उपयोगों का उल्लेख
क्या होता है इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी और संचार में, राइट। तो दो उपयोग है यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ज्योग्राफी के 5 नंबर वाले क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मिलेंगे ऐसे ही हिस्ट्री और भी दूसरे दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।